न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, फिर दूसरे चरण का चुनाव होना है 20 नवंबर को। ऐसे में सियासी उठापटक काफी देखने को मिल रही है। जहां बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने जो सीट शेयरिंग की बात है उसने साफ कर दिया कि वो किसको कितनी सीटें दे रही है। और इसी बीच बीजेपी ने एक चीज और भी क्लियर कर दी, अपने वो 66 उम्मीदवारों की उसने लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन जो मामला फंस रहा है वो मामला फंस रहा है इंडी अलायंस में, मामला फंस रहा है इंडी गठबंधन में। मामला ये फंस रहा है कि इंडी अलायंस में अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इंडी अलायंस में कांग्रेस और जेएमएम ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीटों की जो है बंटवारे की बात कही थी। उन्होंने कहा था 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, बाकी जो अन्य सीटें हैं वो उन्हीं के घटक दल के लोगों को दी जाएगी। लेकिन उसके बाद से जो सियासत है वो अपने चरम पर है। उसके बाद से आरजेडी नाराज हो गई और उसके बाद से जो उनके और भी घटक दल है वो भी नाराज हो गए, क्योंकि आरजेडी जो है वो 19 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस के कई लोग कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद तेजस्वी यादव ने खुद सीएम से मुलाकात की, सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बातें बनी नहीं। क्योंकि आज संजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 11 बजे। अब इसको भी समझना होगा कि 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 बजे के बाद। उसके पीछे का रीजन ये कहा जा रहा है कि 11 बजे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया ताकि अगर कोई बातें बन जाती हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो चीज क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन बातें नहीं बनी क्लियर, अभी भी आरजेडी कुछ भी नहीं कर पाई है। आरजेडी का कहना है कल तक इंतजार कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल सहदेव जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ सुनील जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। सबसे पहले सुनील जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, इंडी अलायंस में अभी क्या रह गया है और इंडी अलायंस में अभी क्या ऐसी चीजें हैं, कहां पेच फंस रहा है कि अभी आरजेडी सीपीआई, अभी आप लोग के बीच में मामला अभी बैठ नहीं पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है भाई 19 सीटें हमने वो मांग रहे हैं, मिल कितनी रही है, 7 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में और जो आपके घटक दल हैं उनका कहना है भाई हम भी 12-15 सीटें मांग रहे हैं, वो भी बैक पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो चल क्या रहा है सर अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ लगभग स्पष्ट है। आपका आरजेडी के सम्मानित नेता श्री तेजस्वी यादव जी, सम्मानित नेता श्री तेजस्वी यादव जी, आपको कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मीर साहब, जेएमएम के नेता केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 70 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम, 11 सीट पर आरजेडी और हमारे अन्य जो घटक दल हैं उनको चुनाव लड़ना है। और कहीं थोड़ा मोरा जो असंतुष्टि हो, अभी असंतुष्टि शीघ्र दूर कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सभी घटक दल इंटैक्ट है और इंटैक्ट होकर हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल अपने 81 विधानसभा पर। लेकिन एक चीज और खबर हमारे पास है, वो खबर ये है दिल्ली से है कि आपकी सीईसी की बैठक हो रही थी, वो बैठक टाल दी गई। अब स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा बैठक होगी क्योंकि कहा जा रहा है स्क्रीनिंग कमेटी में सब कुछ बेहतर नहीं हुआ, कई शिकायतें मिली हैं। उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो है सीईसी की बैठक की जाएगी। देखिए, लगभग आपको आपको तो पूर्ण सूचना, आपको सभी सूचना आपके समक्ष है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बड़ा दल है, बड़ा सोच के साथ में हम लोग हैं। आपको 1 से 2 दिन के अंदर, कल से परसों तक सारा कुछ आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। और आप लोग को तो खुद हम लोगों से पूर्व आपको सारी जानकारी, जैसे भी जानकारी आप दे रहे हैं वैसी जानकारी आपको मिल जाएगा। और सब कुछ बिल्कुल तटस्थ है, इंटैक्ट है। घटक दल मिलकर हम जनता की अदालत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भ्रम ऐसा नहीं है कि हम कहीं दिक्कत में है, परेशानी में है। हर दल में अपना अपना कार्यकर्ताओं का मांग है, नेता को लोग प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं, लेकिन सहमति बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, प्रफुल्ल सहदेव जी आपका रुख करते हैं। प्रफुल्ल सहदेव जी, यहाँ बात की जाए, बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और ऐसे में बीजेपी ने सब कुछ तय कर लिया, सब कुछ सबको मना लिया और जितनी सीटें वो चाह रही थी उसको उतनी सीटें दे भी दी।
अभी 1-2 सीटों पर जो बात है, जैसे कि कहा जा रहा था 68 सीटें आपके पास है, लेकिन 66 सीटें अभी आपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 2 सीटों पर कहीं मामला फंसा है, हो सकता है उस पर भी सुलझ जाए मामला। लेकिन अभी इंडिया अलायंस में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे का रीज़न आप लोग क्या समझ रहे हैं? और जितना आप लोग को समय मिल रहा है, क्या लग रहा है वो काफ़ी है आप लोगों के लिए, आप लोग के कैंपेनिंग के लिए? और जितना इंडिया अलायंस को कम समय मिलेगा उससे बेहतर आप लोग प्रदर्शन कर लेंगे, और ये आप लोग के लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, देखने को मिल रही है? मनीष जी, सबसे पहले अपनी टेक्निकल टीम को कह के थोड़ा जो इको कर रहा है, मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी, इसे ठीक कराने की कृपा करें। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए दोनों अलायंसेस का फ़र्क क्या है। हमारे जन आकांक्षा के अनुरूप हम चलते हैं, और इस बार जो झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार थी, हेमंत सोरेन सरकार, जनता चाहती थी कि उसको उखाड़ फेंका जाए। इसलिए हमने सबसे पहले ना सिर्फ अपने अलायंस की घोषणा की, और उसके बाद हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। आज मुझे लगता है लोजपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा देर शाम करने की घोषणा की है। जनार्दन पासवान शामिल हो गए हैं, और 2 सीटों पर जदयू ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमने अपने 68 में से 66 सीटों पर घोषणा कर दी। तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और हमने तो ये भी कहा था कि अगर अंतिम में 1-8 सीट अदला बदली करने की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए भी तैयार है, या 1-8 सीट पर कहीं कॉम्प्रोमाइज करना हो तो हम करने को तैयार है। क्योंकि मनीष, जो लक्ष्य है वो बड़ा है। इस झारखंड की निकम्मी, गूंगी, बहरी और हत्यारी जिसने 20 उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की जान ले ली, तो उस सरकार को उखाड़ फेंकना, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, 7200 रेप केसेस हुए साहब, और कितने कम केसेस का ट्रायल अभी तक शुरू हो पाया है, और 7000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर मनीष देखे तो पिछले 5 वर्ष में पत्थर की लूट था, कोयला की लूट था, खनन की लूट था, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट था। तो इधर जिधर देखे सिर्फ लूट इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। 5 वर्ष के बाद भी इस तीनों दलों ने मिलकर अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। तो जाहिर तौर पर इनके यहाँ जो आरजेडी ने आज घोषणा की और कहा कि साहब हमें बिना कॉन्फिडेंस के लिए घोषणा कर दी गई, तो ये तो साफ दिखा रहा है कि इनके यहाँ व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत अभिलाषा या अपने पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समेटने की इच्छा जो है वो प्रबल है। और वो इसलिए कि सब कोई लूट पे ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। अब आप सोचें, राजद कह रही है हम 18 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन साहब वो ये भी कह रही है हम लड़ेंगे लेकिन महागठबंधन के साथ है। यानी 18 सीट पर वो महागठबंधन को हराएंगे, लेकिन कह रहे हैं अंततः महागठबंधन के साथ है। और ये कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे। अरे साहब, ये पब्लिक पोस्चरिंग क्यों? आपको ये सब सुलझा लेना चाहिए था। आप तो रूलिंग अलायंस थे, हम विपक्ष में थे, और आपके हिसाब से हम हाशिए पे थे, तो भी हमने ना सिर्फ अलायंस की घोषणा कर दी बल्कि अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। प्रचार अभियान शुरू है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और इनके यहाँ अभी तक का कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यही क्लियर नहीं है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है पतुल शाहदेव जी, ये भी हम थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि इस बार जो है बात की जाए झारखंड के अंदर और तमाम कई राज्यों में हमने देखा है कि आप लोग अपने जो घटक दल है एनडीए, उसको बहुत तवज्जो दे रहा है। इतना पहले नहीं दिया जाता था जितना अब दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि अगर हमें किसी भी राज्य में जीतना है तो वहाँ पर घटक दल को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। इस बार आपने आसू को 10 सीटें दी हैं, पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बार आपने सबको सम्मान देने की कोशिश की है। तो क्या आपको भी लग रहा था कहीं ना कहीं इस बार चुनौती ज़्यादा थी आप लोगों के सामने, या चुनौती ज़्यादा है इस समय आप लोग के सामने? नहीं, कि जनता की आकांक्षा है, जनता की इच्छा है कि हमने कहा ना पहले भी कि झारखंड की सबसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना, तो उसके लिए अगर सैक्रिफाइसेस की आवश्यकता होती है तो आजसू ने भी किया, हमने भी किया, लोजपा ने भी किया, जदयू ने भी किया। और ये सब इसलिए कि हमारा बड़ा गोल है कि ये सरकार को इतना राजनीतिक रूप से इतना नीचे दफन कर दिया जाए कि दोबारा झारखंड का नाश करने वाली ऐसी सरकारें कभी सत्ता में नहीं आए। और मनीष, गठबंधन धर्म निभाने में हमसे ज़्यादा किसका एग्जाम्पल है? आपने देखा, हमने गिरिडीह जैसी लोकसभा की अपनी अच्छी सीट आजसू को दे दी, जबकि वो हमारी सीटिंग सीट थी। आजसू
502 बार से वहां से चुनाव जीतते आए चंद्र प्रकाश चौधरी जी। इसके अतिरिक्त देखिए आप, नीतीश कुमार से ज्यादा विधायक हमारे पास है, लेकिन हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे जी से लगभग दुगने विधायक हमारे हैं, लेकिन हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो गठबंधन धर्म और जो राज्यों में जो सिचुएशंस होते हैं उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। लेकिन काश ये शिद्दत दिखाई होती सत्ताधारी गठबंधन ने। यहाँ तो राजद रो रही है, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है मनीष, झारखंड को बेचने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड को खरीदने वाले कांग्रेस और झारखंड मेरी लाश पर बनेगा कहने वाले राजद, सब एक नाव पर सवार हैं। ठीक है सुनील जी, यहाँ पर देखिए अभी यही चीज़ प्रतुल साहदेव भी कह रहे हैं, बीजेपी भी तंज कस रही है कि भाई आपके अंदर सब कुछ अभी ठीक नहीं है, और ऐसे में आप चुनावी मैदान में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, प्रत्याशी जो है लड्डू बांट रहे हैं, कई लोग अब अपने कैंपेनिंग में भी लग गए हैं। ऐसे में कुछ लोग अपना नामांकन भी कर देंगे। आप लोग के अभी तय ही नहीं हो पा रहा है कि हम कितने सीटों पर लड़े जनाब। अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो शिकायतें भी आए स्क्रीनिंग कमेटी में, कई ऐसी शिकायतें भी आए, उसको भी ठीक करना है आप लोग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत देर से चल रहे हैं, और अगर आप जितना देर करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही घाटा साबित होगा और बीजेपी के लिए उतना ही मुनाफा साबित होगा। देखिए 2019 में यही घटक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ा था, कहीं किसी भी तरह की कोई उलझन आपस में नहीं था, और आज भी उलझन नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो उलझन आपको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो 81 विधानसभा है, 29,000 समथिंग जो हमारे बूथ है, सभी बूथों पर हमारी अपनी पूर्ण तैयारी है, घटक दलों की तैयारी है और पूरी तरह से हम तैयार हैं। हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे भाजपा बोल रही है कि बिल्कुल भ्रष्ट सरकार, इसको जनता उखाड़ फेंकेगी। तो अपने मित्र को, साथियों को बताना चाहता हूं कि आपको जानकारी होगा कि 8 जून को जो रिजल्ट आया था झारखंड में, उसमें आपको 12 से 9 विधानसभा का सीट मिला था, और 2019 से 2024 के बीच में 7 उपचुनाव हुए थे, जिसमें आप एकमात्र रामगढ़ जीते और 6 उपचुनाव आपका इंडी गठबंधन ने जीता था। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार जनता की अदालत में जाना हमको भी और आपको जनता की अदालत में आ गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, हम सब जनता के भी जाने वाले हैं। मैं अहंकार के साथ तो नहीं कुछ बोलता हूं, न बोलूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट करता चलूं कि एकनाथ शिंदे की उन्होंने चर्चा किया, भाई आपने उनमें इसलिए बनाया कि लोकतंत्र को मैंने हत्या किया। आपको जानकारी होना चाहिए कि लोकतंत्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को लोगों ने अपना समर्थन दिया था, इंडी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस सरकार को और लोकतंत्र एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का काम किया। आप लोकतंत्र की रक्षा क्या करेंगे? आप तो एक विधायक देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार को आप 5 बजे भोर में शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री का। तो लोकतंत्र में आपको सारा देश, सारा जनता देख रही है। मैं यही आपको स्पष्ट कर देता हूं मनीष जी कि हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हम बिल्कुल तटस्थ हैं, लेकिन जो समस्या है थोड़ा मोड़ा आया है तो समस्या दिख नहीं रहा है। ठीक है सुनील जी, आते आपके पास प्रतुल साहदेव जी। नहीं ठीक है, आते सुनील जी, आते कई सारे सवाल हैं, आज उन सवालों का जवाब जानेंगे। प्रतुल जी देखिए, सबसे पहले ये जो महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं तो वो हाईजैकिंग ऑफ द मैंडेट था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस करके लड़ी थी, लेकिन इन्होंने चोर दरवाजे से उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का लालच देकर अपने अलायंस में शामिल कर लिया, और उनके अधिकांश विधायक इस बात से नाराज थे। हमारे प्री पोल एलाई को आप ले भागे और उसके बाद कहते हैं कि हमने लोकतंत्र की हत्या की, ये लोकतंत्र की हत्या थी। उसके बाद वही हुआ जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, कहते हैं ना नेचर अपना सब कुछ ठीक कर लेता है। तो उसके बाद जितना इनके विधायक थे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लौट आए। तो जहां तक कांग्रेस के सरकार की बात है तो कांग्रेस और करप्शन तो साथ साथ चलती है। कल राहुल बाबा यहाँ आए थे और उन्होंने कह दिया कि हम लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की किताब दिखाई। वो संविधान की किताब के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन ही में लिखा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी इमरजेंसी लगा के। संविधान बदलने की बात हमसे कहते हैं मनीष, 42वां संशोधन 1976 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाया था, जिसे पारित भी कराया था, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। उसमें संविधान का स्वरूप बदल दिया गया था, राज्य सरकार की शक्तियों को छीनकर पीएमओ में दे दिया गया, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कम कर दी गई थी। 1980 के एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 42वें संशोधन के जो आपत्तिजनक प्रावधान थे वो खारिज कर दिए। तो ये संविधान बदलने की बात हमें कहते हैं, और जबकि उन्होंने संविधान की हत्या का प्रयास
प्रयास किया था इमरजेंसी लगाकर 42वें संशोधन के जरिए। राहुल बाबा ने एक और गलत बयानी कर दी कल। उन्होंने कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको इनविटेशन ही नहीं मिला था राम मंदिर से जो न्यास समिति के द्वारा। 12 जनवरी 2024 को अभी भी आप गूगल कर देख सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण समिति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया था 22 जनवरी के कार्यक्रम में। तो ये जो गलत बयानी करके जाते हैं ना, कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते साहब, कितने दूर जाएंगे आप झूठ बोलकर। तो ये एक्सपोज्ड है और इनका गठबंधन का खाता यहाँ पर एक्सपोज हो रही है चीजें। और दूसरी चीज, एक चीज और हम ये देखिए, यहाँ पर एक चीज और भी समझना होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी आए, कल संविधान की फिर बुक लेकर आए, उन्होंने कहा संविधान की जी हत्या कर रही है बीजेपी, लेकिन यही बुक लेकर वो हरियाणा में भी गए थे। हरियाणा में क्या हुआ नतीजा आपने देखा, हरियाणा में नतीजा क्या है। लोकसभा में आप लोगों ने यही बुक लेकर आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपने नतीजा देखा क्या हुआ। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये इस तरह की बयानबाजी से चुनाव जीता जा सकता है, झारखंड में चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि डेमोग्राफी की बात करेगी, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई, बीजेपी बात कर रही है। कैसे आदिवासी समाज के लोग जो है उनकी संख्या घट रही है, बीजेपी बात कर रही है इसको लेकर। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में सर यहाँ तो बात तो बीजेपी भी कर रही है, इस पर जवाब अगर आप लोगों कोई नहीं दे रहा है, इस पर जवाब आप लोग कब देंगे? बीजेपी कह रही है। दूसरी चीज़ ये, अभी आप लोग के अंदर सीट शेयरिंग पर आप लोग अभी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कब ठीक होगा? अगर अभी नहीं तो कब ठीक होगा? और आप लोग अभी चीज़ों को, क्या पहले आप लोगों ने बैठक नहीं की थी? जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस की उसमें, और जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या आप लोगों ने बैठक करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? जल्दबाजी में वो बैठक की गई थी, दबाव के चलते वो बैठक की गई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें 70 सीटें कहा गया था, कांग्रेस और जेएमएम साथ में लड़ रही है। देखिए मनीष जी, कुछ चीज तो ज्यादातर शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। हम लोग एक पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व अपना तय करता है। और मैं शीर्ष नेतृत्व की बात आपको बता रहा हूं कि चैनल के माध्यम से, कि आपको बिल्कुल बार बार मैं क्या दोहराऊं, लेकिन हमारे मित्र बता रहे थे तो आपको संविधान, राहुल गांधी जी, देखिए आप ही अभी प्रश्न आपने किया कि राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूम रहे, तो क्या देश में जो हो रहा है, हम पूरे कांग्रेस या हम जो देशवासी यही तो चाहती, चलिए ठीक है, देश में जो हो रहा है आप बताइए ना, देश में क्या हो रहा है? चीजें जब इनके पूर्व सांसद अयोध्या का बोलते हैं कि 400 सीट आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव के मुख्य आयुक्त, भारत के चुनाव मुख्य आयुक्त में उनका वो सदस्य होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, उनको बाहर कर दिया गया। आरबीआई ऑटोनोमस संस्था है, वहां पर इन्होंने बोर्ड बना दिया, वहां पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को आरबीआई में सदस्य बना दिया। तो लोकतंत्र की हत्या लगातार। अब आप संविधान की बात, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनीष जी आपको हम लगातार यहाँ पर यही तो हम, सुनील भाई यहाँ पर यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस मैटर पर आपने चुनाव लड़ा है, केंद्र का चुनाव लड़ा है, लेकिन विधानसभा का चुनाव किस पर लड़ेंगे आप? विधानसभा का चुनाव किस पर लड़ेंगे? मनीष जी, उसी पर मैं आ रहा हूं, आपको जानकारी दे देता हूं कि 2019 में हरियाणा में इनका 40 सीट था, हमारा 31 सीट था। इनको हरियाणा के वोट ऑफ शेयर इनका था 36.5 वोट ऑफ शेयर 2019 में था। हमारा वोट ऑफ शेयर 28% था। अभी हरियाणा में 39.9 भारतीय जनता पार्टी का है, तो इनका 3% बढ़ा। हमारा 28 से 39.9 है, हमारा 11% वोट ऑफ शेयर बढ़ा। लेकिन लोकतंत्र में जो जीत होती है उसको स्वीकार करना होगा। हमको भी हरियाणा की जनता ने एक 38 सीट देकर एक मजबूत प्रहरी के रूप में हरियाणा के विपक्ष में बैठने का मौका, कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत करता हूं। प्रतुल सहदेव हंस रहे हैं आपकी बात पर सर। प्रतुल सहदेव जी, वो जनाब कहते हैं ना कि गालिब वो ख्याल अपना बहलाने के लिए ऐसे आंकड़ों की बाजीगरी करना आवश्यक है। देखिए, मैं कह रहा था कि हार को हार स्वीकार करना चाहिए। हम अगर कश्मीर में आ रहे तो हमने स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस जो है हरियाणा में फिगर्स गिना रही है। देखिए, हम एक और बात कहना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चीफ जस्टिस को हटा दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से। तो इसको लेकर पीआईएल भी दाखिल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो कैबिनेट का निर्णय था कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह दूसरे मंत्री रहेंगे जिसको सरकार नामित करेगी, उसको अपहोल्ड किया।
तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना कैबिनेट का निर्णय। दूसरी बात, इन्होंने एक और बात कही कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बीजेपी के लोगों को भर दिया। मैं तो, मेरी बात खत्म हो जाए तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज करना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बीजेपी के कौन से डायरेक्टर हैं, जरा एक बार बता दें। देखिए क्या है ना कि झारखंड के चुनाव में कांग्रेस जो बैताल के बैतरनी पर पार करना चाहती है, वो कंधे पर बैताल का सवार होकर, बैताल इनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आरजेडी और कांग्रेस की जो खींचतान है वो चरम पर है। इनके लिए जनता का हित नहीं है साहब, इनके लिए स्वहित है। इनके लिए पहले अपना लूट खसौट उसका इंतजाम करना है। और ये जो बार बार कहते हैं ना, मैंने तो 2 एग्जाम्पल्स गिना दिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या जो है 1975 में हुई थी, जब संविधान को सस्पेंड करके इमरजेंसी लगा दिया गया था। आज जुडिशरी की ये बात करते हैं। 1973 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजेस को दरकिनार करते हुए चौथे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो क्या ये जुडिशरी का गला घोटने की कोशिश नहीं थी? 42वां संशोधन का मैंने जिक्र किया, जिससे पूरे संविधान का स्वरूप बदला जा रहा था। तो जाहिर तौर पर तीसरी बार फेल राहुल गांधी झारखंड में आए, और एक लगा था कि बहुत बड़ी आग को वो पैदा करके जाएंगे साहब, एक चिंगारी भी नहीं जली। तो अब राहुल बाबा तीसरी बार फेल कर चुके हैं, उनसे कोई आशा नहीं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कांग्रेस नैतिकता की बात करती है, बड़े बड़े जी आप कुछ कहना चाहें? ठीक है, सुनील जी के पास जाएंगे। सुनील जी, यहाँ पर देखिए बात की जाए, देखिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं सीटों को लेकर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा पेज भी हमको समझना पड़ेगा सुनील जी। आरजेडी कह रही है 19 सीट, और आपके घटक दल कह रहे हैं भाई 15 सीट, आप लोग कह रहे हैं 29 सीटों पर आपकी तैयारी है, बाकी सीटों पर आप कह रहे हैं कि भाई जेएमएम अपना चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में अगर सीटें दी जाती हैं आरजेडी को, आरजेडी दबाव बनाने में कामयाब होती है और सीटें दी जाती हैं आरजेडी को ज़्यादा, तो फिर किसके सीटों में कटौती की जाएगी, आपके सीटों में या जेएमएम की सीटों में? मनीष जी, देश का भाजपा का महान प्रवक्ता, जो बहुत विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कैसे लोकतंत्र की हत्या करते हैं। 2002 में जो गुजरात में, नहीं हम बात को रख लीजिए, हमारी बात को बोले दीजिए। देश का महान प्रवक्ता बैठे हुए बता रहे हैं आपको लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या। व्यक्तिगत टिप्पणी, ये इनकी ओछी मानसिकता दिखाता है। मैं भी बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा मैं। नहीं, राजनीतिक संस्कार दिखाता मनीष, तरस आती है इनके सोच पर। मैंने तो कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन कुछ नहीं रखा तो व्यक्तिगत टिप्पणी इसी तरीके का बात करते हैं। इसको कॉमिक शो नहीं बनने थे, इसको कॉमेडी शो नहीं बनने थे मनीष। ये एक सीरियस टीवी चैनल डिस्कशन है, आपका प्रेस्टिजियस डिस्कशन चल रहा है, उसमें ये कॉमेडी शो बना रहे, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे। क्यों, आपके पास कुछ नहीं बोला? मैंने तो सैद्धांतिक बातें कही, मैंने तो किसी को व्यक्तिगत नहीं। अरे क्या होता है, अरे क्या कांग्रेस स्कूल ऑफ कल्चर में यही पढ़ाया जाता है? ये चीज दिखा रहा है, देखिए साहब क्या हो रहा है, देखिए लगातार कह रहे हैं। ये क्या फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, जब इनको ये भी नहीं जानकारी कि 42वें संशोधन में क्या हुआ। 1975 में इमरजेंसी किसने लगाया, 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किसने किया। आप ये भूल जाते हैं कि 2007 में रामलला को काल्पनिक कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। तो ये तो सब लोग हैं ऐसे, ये तो बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठी ऐसे लोगों की क्या बात करना बनी। ठीक है, आते हैं आपके पास, यही तो आपको दिखता है, आते हैं कुछ दिखता नहीं है, साउंड मैचिंग नहीं करना है। ठीक है सुनील जी, अपनी बात पूरी कर ले सर, अपनी बात पूरी कर ले सर, व्यक्तिगत ना हो, अपनी बात पूरी करें बिना व्यक्तिगत हुए। ठीक है, नहीं इनकी आदत, इनकी भी यही आदत है, कांग्रेस स्कूल ऑफ कल्चर है। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता, कौन विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। लेकिन आप तो देख रहे हैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। मनुष्य क्या होता है, जब आपके पास कोई दलील नहीं बचती ना, आप किसी के बारे में पर्सनल कर सकते हैं। अरे ईमानदार तो बिल्कुल है, 2G 3G 4G जीजा जी सब इन्हीं के पार्टी में थे, जितने बड़े स्कैम हुए इन्हीं के पार्टी में हुए। जो
इसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कांग्रेस का जीप घोटाले से लेकर गोफर घोटाले तक लंबा इतिहास है। देखिए ये घोटाले अपनी बात डिटेल होती है सर, जैसे डिबेट ठीक है हम लोगों को ठीक है प्रथम जी ठीक है। एक मिनट सुनील जी यहाँ पर देखिए, सुनील जी यहाँ पर देखिए सवाल ये था सुनील जी कि अभी आप लोग सीट कौन देगा अपने में से, आप देंगे या जेएमएम देगी सीट? अगर आरजेडी को सीट ज्यादा मिलती है तो और घटक दल को सीट ज्यादा मिलती है तो? जी पहले मैं एक सवाल का जवाब प्रतुल जी का देना चाहता हूं। बिल्कुल दीजिए, आप दीजिए। 2002 में गोधरा का सबसे बड़ा देश का दंगा हुआ था। उस दंगाइयों ने बिलकस कहाँ है सर? आप लोग सर वहीं फंसे हुए हैं, तो जला दिया गया था, वहीं फंसे हैं सर, आपकी सरकार अभी भी आप वहीं फंसे हैं। झारखंड का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है सर, आप लोग वहीं फंसे हैं। कहाँ आप लोग इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में हो, कहाँ आप लोग सर फंसे हैं गोधरा कांड में? सर अभी भी आप लोग वहीं फंसे हैं, अभी सर बहुत पीछे फंसे हुए हैं आप लोग। सिंपल सा सवाल है सुनील, सिंपल सा सवाल है, सीट किसकी कटेगी? कौन देने को तैयार होगा? जेएमएम या कांग्रेस सीट देने को तैयार होगी सुनील जी? राष्ट्रीय ध्वज को नहीं बढ़ाया, क्या बात करेंगे? लोकतंत्र की बात करेंगे और देश की बात करेंगे। ठीक है पतुल जी आ रहे हैं सर, एक मिनट सर आते हैं, पतुल जी आते हैं, ठीक है पतुल जी आते हैं। ठीक है सुनील जी आप बताइए कौन किसका टिकट कटेगा? आप लोग अपने सीटों में से सीट देंगे या फिर आप लोग जेएमएम की सीटों में से सीट देंगे? सवाल ये है सर, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब। यह मनीष जी हमारी आंतरिक मामला है और आपको कल तक सूचना मिल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि हम स्पष्ट आपका हो जाएगा। अभी जो आपके सामने स्पष्ट पिक्चर है, आप मीडिया के लोग हैं, आपकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं। आप हमारी बात को पूरे प्रदेश के माध्यम से जनता के बीच में सभी लोग भी जो पहुंचाने का काम करें, लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, एक घटक दल का अंदरूनी मामला है। इस पर ठीक है सर, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी हो जाती है, राजनीतिक जब कोई पार्टी हो जाती है अंदरूनी मामला कुछ नहीं रह जाता सर। अब तो आप लोग ये तो सार्वजनिक है ना। अब सर सवाल ये है कि ठीक है अंदरूनी मामला हो सकता है, आप कह रहे हैं, मान भी लेते हैं, तो अगर सीटें दी जाएंगी तो क्या कांग्रेस तैयार है सीटों को लेकर, सीटें देने को लेकर? सवाल ये है, कांग्रेस तैयार है? 29 सीट आप कह रहे हैं, 29 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या 29 सीटों में अगर कटौती होती है तो आप तैयार है? हाँ या ना में जवाब चाहिए सर, सिंपल सा। मनीष जी समस्या आया, इसका समाधान हो जाएगा। समस्या आया, इसका समाधान शीघ्र हो जाएगा। कब तक होगा? शीघ्र हो जाएगा, आपको कल तक सारी समाचार प्राप्त हो जाएगा, आपको कल तक प्राप्त हो जाएगा। आपको कांग्रेस का प्राप्त होगा कि किसी और का, आरजेडी का भी हो जाएगा? आपको मैं क्या बोला कि 2019 में घटक दल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा था और इस जनता की अदालत ने मुझे सरकार बनाया था और पुनः वही संजय झा ने यही कहा है ना कि पिछली बार हम मान गए थे, लेकिन पिछली बार कुछ और रीजन रहा, हम लोग कई जगह पर नॉमिनेशन करके पीछे हट गए, इस बार मानने को तैयार नहीं है सर। आप लोग कल लगे रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मनाने में, लेकिन मना नहीं पाए। सवाल ये है। बिल्कुल, मैं क्या बताया कि समस्या आया है मनीष जी, उसका समाधान हो जाएगा, बिल्कुल समाधान हो जाएगा मनीष जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा मनीष जी। चिंता हमें नहीं, आप लोगों को करनी पड़ेगी कि कैसे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है प्रतुल शाहदेव जी। देखिए मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, मैं स्क्रीन में नहीं देख पा रहा हूं, मैं किससे रूबरू हूं, इसलिए मैं उन्हें नाम से संबोधित नहीं कर पा रहा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता, हाँ मैं आदरणीय सुनील जी को सुन रहा था, तो सुनील जी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रेस की स्वतंत्रता को सैल्यूट किया, कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये भूल गए कि प्रेस बिल राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करके प्रेस के सारे अधिकारों को छीन लिया था। वो बाद में पूरा प्रेस जो था देश का वो सड़कों पर उतरा और राजीव गांधी को इस बिल को वापस लेना पड़ा। ये भूल गए कि इमरजेंसी का वो दौर था जब अखबारों के फ्रंट पेज को केंद्र सरकार के पीआरडी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था। प्रथम पृष्ठ जब पीआरडी डिपार्टमेंट पास करती थी तब जाकर वो छपता था। इसके विरोध में पंजाब केसरी ने अपना पूरा पहला पन्ना
कई महीनों तक ब्लैंक रखा था। तो ये था प्रेस पर दमन। दूसरी बात इनकी, ये बार बार कह रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। देखिए जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके आधार पर 29 सीटों पर कांग्रेस को अभी सिमटा दिया गया, 41 सीटों पर जेएमएम लड़ेगी। तो ये तो 33 से 35 सीटें मांग रहे थे, आज 29 सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और कल कोई बड़ी बात नहीं हो कि ये 25-26 पर भी आ जाए। लेकिन हमारा अपना मानना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से वो जेएमएम को लूज करे। या तो जेएमएम की सरकार है साहब, यहाँ अलायंस पार्टनर्स की कोई पूछ है क्या? यहाँ तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते थे वही चाहते थे। कांग्रेस रोना रोती रह गई कि हमारा राज्यसभा का सांसद जाएगा। मुख्यमंत्री ने उठकर महुआ मांझी को नाम का घोषणा कर दिया, कांग्रेस ने मजबूरी में वोट दिया। ये तो वो लोग है, कल राहुल गांधी जी यहाँ आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ वोट किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी है जिन्होंने मजाक में द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपत्नी कहा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने गुआ गोलीकांड में 1980 में 7 झारखंड आंदोलनकारियों को बाहर निकालकर थाने के हाजत से गोली मरवा दिया था अपनी पुलिस से। उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र और राज्य में। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सरायकेला गोलीकांड में एक दो सवाल है बीजेपी से भी है। सवाल ये है सर कि किसके चेहरे पर चुनाव झारखंड में आप लोग लड़ेंगे। दूसरा सवाल ये है, क्या जो योजना चला रही है मैया सम्मान योजना चलाई गई, क्या उससे असर पड़ेगा और उसका असर दिखेगा इस बार आप लोग जब फील्ड में जाएंगे और चुनाव में उसका असर दिखेगा? और किसके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए मैं पहले सबसे मैया सम्मान योजना की बात कर दूं। मैया सम्मान योजना से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न नियत का है मनीष। अगर इनकी नियत सही होती तो ये पहले महीने से सरकार का मैया सम्मान योजना चलाते। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में निश्चय पत्र में लिखा था कि 2000 रुपये चूल्हा खर्च महिलाओं को प्रति महीना और प्रत्येक गरीब को 6000 रुपया यानी वर्ष का 72,000 रुपया देंगे, यानी 8,000 रुपया देने का वादा था। 57 महीने तक ये सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रही। जब इनको एहसास हो गया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कि इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ये मैया सम्मान योजना आनंद फानन में लेकर आए। चुनाव के एक दिन पहले कैबिनेट में इन्होंने उसकी राशि को 2500 कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी को लगाकर 48 लाख फॉर्म भरवाए। बीडीओ, सीओ, कर्मचारी, डीसी सब लगे हुए थे। उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर के बलबूते 50 लाख से ज्यादा गोगो दीदी योजना का 2100 रुपए का फॉर्म भरा लिया। तो अगर मुख्यमंत्री को राशि को 2500 रुपए करना था तो उस समय तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा था और मनीष ऑन गोइंग योजनाओं पर कोई रोक नहीं होती। तो इन्होंने बैकडेट से 2500 रुपए क्यों नहीं दे दिया जिस दिन से मैया सम्मान योजना शुरू हो रही है? या 1000 रुपए के हिसाब से 60 महीने का इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपए एक बार में दे देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। इन्होंने हमारी योजना जो मध्य प्रदेश में थी, जो असम में चल रही है, राजस्थान में और जो छत्तीसगढ़ में, उसकी कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन सवाल नियत का है। 57 महीने ये सरकार सोई रही, अंतिम 2 महीने चुनावी भत्ता के रूप में दे रहे हैं। लेकिन महिला कैसे भूल सकती है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा उनको ठगा गया? कहाँ गया चूल्हा खर्चा साहब? कहाँ गया हर एक ब्लॉक स्तर पे एक महिला थाना? कहाँ गया महिलाओं को स्वयं शक्ति ग्रुप बनाकर सहायता देना? कहाँ गया कन्यादान राशि 51,000 रुपया? कहाँ गया सोने का सिक्का बेटियों को कन्यादान का? तो ये सरकार के चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे? चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे प्रतुल जी? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत ही प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो संविधान में वर्णित है। विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय ऑब्जर्वर्स आएंगे, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगी, वही व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो झारखंड में जो चुनाव है उसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है और ऐसे में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। लेकिन इधर अभी इंडिया गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया गठबंधन में जिसको सही करना बाकी है। पहली बात तो कितनी सीटें किसको देनी है इसको लेकर अभी मंथन फिर से होगा और उसके बाद जो है सब कुछ साफ होगा। फिलहाल कहा जा रहा है कल से 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी इंडिया गठबंधन के द्वारा। फिलहाल मैं इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।